सोनी कहाँ गुम है तू? चल उठकर खाना पका ले। ले पकड़, सब्जी भी ले आया हूँ। सुखी राम ने सब्जी वाली थैली उसके चारपाई पर रखते हुए कहा। वो खामोशी से थैली उठाकर रसोई की तरफ बढ़ गई। माँ की जिंदगी में कभी उसने काम नहीं किए थे। सोनी सिर्फ 14 साल की थी जब उसके सिर से माँ का साया उठ गया। उसकी माँ को दुनिया से गए हुए आज 16वां दिन था। अब वो खुद को इस भरी दुनिया में अकेला महसूस कर रही थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके बाकी दो बहन भाई जो माँ की ममता की प्यार भरी छाँव से वंचित हो गए थे। बाप तो मौजूद था मगर वो ना होने के बराबर था। उसे अपने बच्चों की कोई चिंता न थी। सोनी किचन में खाना बनाते हुए सोच रही थी, माँ तो कहती थी कि मैं तुझे पढ़ाऊंगी, अभी तेरी उम्र काम करने की नहीं है, बस तू जी लगाकर पढ़। इन्हीं ख्यालों में उसने खाना तैयार किया। जल्दी जल्दी उसने खाना तैयार करके बाप के सामने रख दिया। अभी बाप ने एक निवाला तोड़कर मुंह में रखा ही था कि उसके मुंह के एक्सप्रेशन बिगड़ने लगे। उसने पानी के गिलास को जोर से जमीन पर पटका। ये सब्जी बनाई है तूने? इतनी मिर्च है, और रोटियां देख सारी जली हुई हैं। मेरा तो हलक तक दुखने लगा है। सोनी की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। उसने सहम कर बाप को देखा। पिताजी, वो मैं पहली बार। बस बकवास ना कर, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। कहा था तेरी माँ को रहने दे, पढ़ाई लड़की जात है, काम धंधे से लगा, मगर उस जाहिल औरत ने मेरी एक नहीं मानी। सुखी राम के गुस्से को देखकर चिंटू और रुचि भी सहम गए थे। सुखीराम गुस्से में सोने के लिए कमरे में चला गया, मगर सोनी आंसू बहाती रही। उसने रुचि और चिंटू को सीने से लगा लिया। अभी वो सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन अपने बहन भाइयों को माँ की तरह चाहने लगी थी। माँ के जाने के से उसके नाजुक कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी पड़ी थी। दिन तेजी से गुजरते चले गए। धीरे धीरे वो हर काम में निपुण हो गई, लेकिन बाप की तेवरियां हमेशा चढ़ी रहती। वो मामूली सी बातों पर गुस्सा करता और अक्सर बच्चों को बुरी तरह से पीट देता। वो बच्चों को बोझ समझने लगा था। सोनी ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, मगर चिंटू को वो डेली स्कूल भेजती थी। रुचि सिर्फ 2 साल की थी। वो घर के कामों से फ्री होने के बाद सारा समय रुचि के साथ बिताती। इस थोड़े से समय में उसकी सोच में मजबूती आ गई थी। कम उम्र में होने वाले हालात ने उसे इच्छाओं को मारना सिखा दिया था। देखने में वो बच्ची थी, मगर अपनी गंभीर बातों से समझदार औरत की तरह लगती थी। सुखीराम कानपुर में एक फैक्ट्री में काम करता था। वो हर 2-3 महीने बाद गांव का चक्कर लगाता था। बाप के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह जाती, मगर भला हो बराबर में उसके ताऊ जी का घर था, जो इन सब से बहुत प्यार करते थे। अलग स्वभाव होने के कारण उसके ताऊ जी और पिता की आपस में नहीं बनी। ताऊ जी और पिताजी के घर के बीच एक दीवार थी। पिताजी के कानपुर जाते ही ताऊ जी ने वो दीवार गिरा दी, जिस पर सोनी ने भगवान का धन्यवाद किया। अब दोनों घरानों का खाना पीना तो अलग था, मगर ताऊ जी की निगरानी में उसे हौसला मिल गया था। सुखीराम कानपुर जाकर बच्चों को बिल्कुल भूल गया था। घर के खर्चे के लिए जो पैसे भेजता था, वो भी उसने बंद कर दिए थे। इन हालात में ताऊ जी ने अपने 6 बच्चों के साथ साथ अपने भाई के बच्चों का बोझ भी उठा लिया था। ताऊ जी तो खुशी खुशी भाई के बच्चों को पाल रहे थे, मगर ताई जी जो मुंह से कुछ ना कहती थी, लेकिन उनकी आंखों से झांकती नागवारी सोनी से छुपी ना रह सकी। ताई जी बेचारी भी क्या करती, उनके खर्चे भी तो कम नहीं थे, और आमदनी का अकेला जरिया परचून की छोटी सी दुकान थी, जिससे मुश्किल से उनका अपना गुजारा हो पाता था। लेकिन ताऊ जी इन सब के बावजूद अपने फ़र्ज़ निभाने में बिल्कुल कमी नहीं करते थे। ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी कि 5 महीने बाद सुखीराम के कानपुर से आगमन ने ज़िंदगी में फिर से जहर घुल गया। वो अपने साथ एक औरत भी लाया था। नमस्ते, नमस्ते करिए, तेरी माँ है, सुखीराम ने मुंह खोले खड़ी सोनी से कहा। सांवला रंग, मोटे नैन नक्श, मामूली सूरत में वो उसकी माँ नहीं हो सकती। उसकी माँ तो बहुत सुंदर थी। सोनी अपनी माँ पर तो गई थी। पिताजी ने गुस्से से कहा कि ये तेरी माँ है और इसकी इज्जत करना, वरना मैं घर से निकाल बाहर कर दूंगा, समझी? जा नमस्ते कर। सुखीराम की गरजदार आवाज़ सुनकर ताई जी अपने कमरे से बाहर निकल आई और बोली, ये कौन है सुखीराम? पत्नी है मेरी, मैंने शादी कर ली है इसके साथ। इस घर को औरत की ज़रूरत थी जो ये जिम्मेदारियां निभा सके। सोनी बहुत समझदार है सुखीराम, और फिर वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही है। इस उम्र में तुझे शादी की क्या ज़रूरत थी? ताई जी को ये बात पसंद नहीं आई थी। जा यहाँ से, मेरे घर का मामला है, तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है इस मामले में बोलने की। इन बच्चों की खातिर मैंने शादी की है। बस कर सुखीराम, अगर तुम्हें इतना ही एहसास होता तो खर्च क्यों बंद कर दिया था? अपनी जिम्मेदारियों का बोझ हम पर क्यों डाल दिया था? ताई जी ने गुस्से से कहा था। सुखीराम को जैसे आग लग गई। मुझ पर एहसान नहीं किया, ना गिराते दीवार, ना संभालते मेरे बच्चे। और भौजी, मैंने कब तुमसे हाथ जोड़कर कहा था कि इनको संभाल? ना संभालती? लो भला, नेकी कर दरिया में डाल। ए भाई, मैं ना संभालती तो समाज बातें बनाता। एहसान मानने के बजाय तू तो गले पड़ गया है। कैसी शराफत है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ना संभालते तो मर गए होते ये सब।
भौजी अपना मुंह बंद रख, हमारे मामले में हस्तक्षेप करना बंद कर। ताई जी ने ताऊ जी को सारी बात बताई। ताऊ जी को भी पिताजी का फैसला पसंद नहीं आया था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अगले दिन ही दीवार फिर से उठ गई थी और ये सब कुछ करवाने वाली मेनका थी, मेरी सौतेली माँ। प्रार्थनाएं करती सोनी का दिल बुरी तरह से टूटा था। वो सोचने लगी कि ये औरत कैसी है जिसने आते साथ ही पिताजी और ताऊ जी में मनमुटाव पैदा कर दिया था। सख्त सर्दी में उस रात सोनी और उसके छोटे बहन भाई ने बरामदे में ठिठुरते हुए रात गुजारी। घर का इकलौता कमरा पिताजी और उनकी नई नवेली दुल्हन का था। सोनी और उसके बहन भाई बरामदे में ही सोते थे। चिंटू तो फिर थोड़ा बड़ा था, लेकिन रुचि बहुत छोटी थी। अब वो अपनी बहन को कैसे बताती कि उस कमरे से बेदखल करने में उनकी सौतेली माँ ही नहीं बल्कि उसका सगा बाप भी शामिल था। जो बाप वो बाप जो दिखाने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेनका को ब्याह कर लाया था, मगर उन्हीं बच्चों के अस्तित्व से लापरवाह था। घर का सारा कामकाज अब भी सोनी ही करती थी, जबकि सौतेली माँ पूरा दिन उस पर हुक्म चलाती रहती। मगर पिताजी के काम से वापसी के वक्त वो सर पर दुपट्टा बांधकर हाय हाय करती रोटियां पकाने लगती और पिताजी को ये लगता कि सारा दिन वही काम करती रही हैं। ये देखकर वो सोनी को डांट देता, जबकि वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोक कर खामोश नज़रों से बाप को बस देखती रह जाती। वो बाप को ना बता पाती कि सारा काम वही करती है। वो ये बातें सिर्फ सोच सकती थी, अगर कहती तो घर से बाहर निकाल किया जाता। अब तो उसके दिल में बाप के साथ साथ मेनका का भी डर जगह बनाता जा रहा था। मेनका को आए हुए 4 महीने हो गए थे। अब तो उसे आराम की आदत हो गई थी। बस वो हुक्म चलाती रहती, सोनी मेरे सर में दर्द है, चाय बना दे। कभी कहती सिर में मालिश कर दे। दिन के किसी भी वक्त वो सोनी को बैठने ना देती। सारे कामों से फ्री होकर अगर वो थोड़ी देर के लिए सोने के लिए लेटती तो उसे झंझोड़ कर उठा देती और कहती, सोने लगी है, काम तेरा बाप करेगा, चल मेरे पैर दबा। आज तो बहुत बदन टूट रहा है। और वो मेनका के पैर दबाने लगती। पैर दबाते हुए वो नींद में से बेहाल हो जाती। नींद भरी आंखों को मुश्किल से खोले हुए वो मेनका की सेवा में लगी रहती, जबकि मेनका खर्राटे भर रही होती। जब करवट बदलती तो सोनी को देखकर डांट देती, हट निकम्मी, तेरे हाथों में दम नहीं, चल जा, सो जा, कोई काम ढंग का नहीं कर पाती। सोनी बेबसी से अपने दुखते हाथों को रगड़ती रह जाती और अपने टूटे बदन के साथ चारपाई पर जाकर रुचि के साथ सो जाती। उस दिन चिंटू स्कूल गया हुआ था। सोनी घर में रुचि के साथ अकेली थी। मेनका मोहल्ले में गई हुई थी। वैसे भी ये काम उनका मनपसंद काम था कि जब तक वो सारे मोहल्ले के घरों में चुगलियाँ ना कर लेती उन्हें सुकून ना मिलता। सोनी रुचि को कपड़े पहना रही थी कि उसके कानों में सब्जी वाले की आवाज़ आई, रुचि तो यहाँ बैठकर खेल, मैं सब्जी ले आऊँ, माँ तो पता नहीं कब वापस आएगी। बाबा ज़रा रुको, सब्जी दे दो। जैसी वो सब्जी लेकर मुड़ी तो उसकी नज़र बराबर वाले घर से निकलती हुई मेनका पर पड़ी। उसके चेहरे पर फैला गुस्सा देखकर सोनी का दिल काँप गया। वो जानती थी कि अब उसकी खैर नहीं। बोल, क्या कर रही थी तू? माँ, वो मैं सब्जी लेने गई थी। बकवास बंद कर, सब्जी लेने गई थी या नैन मटक्का करने गई थी? मैं अच्छी तरह समझती हूँ तेरी चालाकियों को। नहीं माँ, ये देखो मैं सब्जी लेकर आई हूँ। क्या समझती है तू, मुझे बेवकूफ़ बना लेगी? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। तेरा बाप आएगा तो देखना तेरी कैसे दुर्गत बनवाती हूँ। माँ, मैं तो सिर्फ सब्जी ले रही थी। मेनका ने जोरदार थप्पड़ सोनी के मुंह पर दे मारा। बदतमीज जबान चलाती है। सोनी चुपचाप सर झुकाए आंसू बहाती रही। कैसे कैसे इल्ज़ाम लग रहे थे उस पर, वो अपनी सफाई भी नहीं दे पा रही थी। अब रोना मचाकर मनहूसियत फैला रखी है। मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाने का इंतज़ाम कर। अभी कुछ देर में तेरी माँ की फौज आ जाएगी। खुद तो मर गई है और मेरी ज़िंदगी नर्क कर गई। मेनका उसे बातें सुनाकर कमरे में चली गई। ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही थी और वो अब इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। उसका जी चाहता उसे इस कैद से रिहाई मिल जाए। अगर वो अकेली होती तो कब की जा चुकी होती। मगर रुचि का ख्याल आता तो कलेजा कट कर रह जाता। सोचती मेरे बाद रुचि का क्या होगा, चिंटू किस हाल में रहेगा। माँ की आत्मा तड़प जाएगी। अपने छोटे बहन भाई के खातिर वो सौतेली माँ का हर जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन कब तक। उसकी उम्र और सोच बड़ी नहीं थी। यही वजह थी कि उसने सोचे बिना बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। एक दिन फिर मामूली सी बात पर माँ ने हंगामा मचा दिया, उसे बुरी तरह से पीट दिया। सोनी को पीटने के बाद जब मेनका मोहल्ले के राउंड पर निकली तो सोनी ने एक फैसला कर लिया। उसने एक थैली में रुचि के कुछ पुराने कपड़े डाल लिए और एक सूट अपना रख कर रुचि को सीने से लगाया और जाने के लिए तैयार हो गई। ये छोटा सा स्वर्ग जैसा घर जहाँ वो अपनी माँ के साथ रहती थी, आज उसकी सौतेली माँ की वजह से ये घर नर्क बन गया था। चिंटू को भगवान के भरोसे छोड़कर सोनी ने आखिरी बार नज़र घर पर डाली और बाहर निकल आई। तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई वो आबादी से काफ़ी दूर आ चुकी थी। तभी एक रिक्शा उसके करीब आकर रुका। कहने लगा, कहाँ जाना है?
रिक्शे वाले के सवाल पर वो चौंकी। यह तो उसने सोचा ही नहीं था कि कहाँ जाना है। कुछ देर यही सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में अपनी बुआ का ख्याल आया, जो 2-3 गांव छोड़कर हरिपुर में रहती थीं। दुपट्टे के पल्लू से बंधा 100 का नोट खोलकर उसने रिक्शे वाले की तरफ बढ़ाया। मुझे हरिपुर जाना है, ये कहते हुए वो रुचि को संभालते हुए रिक्शे में बैठ गई। रमा बुआ उसकी बड़ी बुआ थीं, स्वभाव में बिल्कुल पिताजी पर गई थीं। पिताजी से किसी बात पर नाराज़ थीं, इसलिए बहुत कम उनके घर आती थीं। लेकिन उस वक्त सोनी को इस घर के अलावा कोई ठिकाना नजर न आया। बुआ ने जब उसको देखा तो बुरी तरह से व्यवहार किया और कहा, इसी वक्त वापस अपने घर चली जाओ, मैं तुझे एक दिन भी नहीं रख सकती। उसने बुआ की बहुत विनतियां की, लेकिन बुआ ने उसकी एक ना सुनी और घर से बाहर किया। बुआ ने अपने बड़े बेटे पवन से कहा कि इसको वापस इसके घर छोड़ दो, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके आई है। बुआ की बातें सुनकर वो बहुत रो रही थी, लेकिन उन पर मेरी आहों और सिसकियों का कोई असर नहीं हुआ। वापस आई तो माँ ने एक हंगामा मचाया हुआ था, पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि सोनी किसी के साथ भाग गई है। ये तो भगवान भला करे पवन भैया का, जो उन्होंने बात संभाल ली। बुआ ने भी कॉल करके बताया कि सोनी मेरे पास थी। बुआ ने कहा, वो तुम्हारे जुल्म नहीं सह सकती, इसलिए वो मेरे घर चली आई, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया है। मेनका मेरी शक्ल देखकर गुस्से में आ गई। इतनी शर्म वाली थी तो नहर में डूब कर मर जान दे देती, वापस क्यों आई? सोनी खामोशी से माँ की बातें सुन रही थी। अब यही बातें उसे सुननी थीं। उसने घर का एक बार फिर घर संभाल लिया। एक दिन वो रुचि के कपड़े बदलने लगी तो उसके जिस्म पर जगह जगह पड़े निशान देखकर हैरान रह गई। ये क्या हुआ रुचि? वो मैं गिर गई थी दीदी। उसके लहजे में मौजूद डर और आंखें झूठ बोल रही थीं। तुम झूठ बोल रही हो ना? इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें माँ मारती हैं? सोनी ने उसका चेहरा ऊपर करके कहा। रुचि की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। हाँ दीदी, पता है चिंटू को भी माँ ने गर्म चिमटे से मारा था। सोनी तड़प गई। उसने फौरन चिंटू को हाथ से पकड़कर सामने किया, जो चारपाई पर बैठा था। उसकी गर्दन पर जलने का निशान था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दोनों बहन भाई को बाहों में भर लिया। मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। मैं सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ नहीं थी तो तुम पर कितना जुल्म हुआ। वो तीनों सिसक रहे थे, जबकि आसमान उनकी बेबसी पर खामोश था और ज़मीन उनके वजूद का बोझ लिए खड़ी थी। वक्त तो बस बस गुजरता रहा। गुजरता चला जाता है। इन्हीं दिनों पिताजी के दोस्त अपने बेटे के लिए सोनी का रिश्ता ले आए। मेनका तैयार ना थी, मगर महेश्वरी आंटी भी जोक की तरह चिमटी तो रिश्ता ले ही डाला। पिताजी ने भी सुख का सांस लिया। सोनी बहुत संदेह का शिकार थी। एक तो उसे भविष्य की चिंता थी और दूसरी तरफ उसके मासूम बहन भाई भी थे, जो मेनका के रहमो करम पर थे। वो शादी नहीं करना चाहती थी, मगर बाप के डर से इनकार न कर सकी। वो बहुत परेशानी में अपने पति के घर आ गई। रवि उसका हम उम्र था। उसने और उसके घरवालों ने सोनी का बहुत ध्यान रखा। यूं किस्मत ने अचानक ही उस पर खुशियों के दर खोल दिए थे। उसे हथेली का छाला बना लिया गया। वो कुछ दिनों में ही इतनी मोहब्बतें पाकर तृप्त हो गई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। लेकिन उसे मालूम न था कि यह खुशी वक्ती है, अभी किस्मत को एक और परीक्षा लेनी है। इस बार जब वो मायके गई तो रुचि और चिंटू को कुछ दिनों के लिए अपने पास ले आई। दोनों बहन भाई महीना भर उसके साथ रहे। फिर पिताजी ने उन दोनों को लेने के लिए आ गए। पिताजी ने मेरे ससुराल वालों से कहा कि मेनका की तबीयत ठीक नहीं है और वो बच्चों को बहुत याद कर रही है। सोनी ने दोनों बहन भाइयों को गले लगाया और खूब प्यार करके बाप के साथ विदा कर दिया। हालांकि इसका दिल अनजाने डर और वहम से धड़क रहा था। उसे पता था कि मेनका मेरे बहन भाई के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। वो कब उनको याद कर रही होगी। दोनों को विदा करते हुए उसके होठों पर यही प्रार्थना थी कि भगवान मेरे बहन भाई की सुरक्षा करना। उस रात वो सोने के लिए लेटी तो रुचि की याद उसे बार बार आ रही थी। रुचि की याद से वो बेचैन थी। तभी उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी गुड़िया रुचि को हमेशा के लिए अपने पास ले आएगी। बल्कि उसने रवि से भी कहा, उसे कोई आपत्ति नहीं थी। ये फैसला करके वो इत्मीनान में होकर सो गई, मगर थोड़ी देर बाद चीख मारकर उठ बैठी। रवि घबरा कर उसके पास आया। क्या हुआ सोनी? उसने सहमी हुई सोनी से पूछा तो वो रो पड़ी। रवि, मेरे रुचि, मेरी गुड़िया, भगवान के लिए उसे बचा लो, वो मार डालेगी उसे, वो डायन मार डालेगी। वो सिसक उठी। कुछ नहीं होगा, तुमने सपना देखा है, हम रुचि को ले आएंगे, परेशान मत हो। उसे कुछ तसल्ली हुई तो वो खामोश हो गई। रवि भी सोने के लिए लेट गया, लेकिन वो सारी रात जागती रही, अपनी बहन की जिंदगी के लिए प्रार्थनाएं करती रही। अगली सुबह सोनी जगी तो उसका दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। रात को उसने सपना भी बहुत बुरा देखा था। वो प्रार्थनाएं करती हुई काम निपटा रही थी। एक एक पल उसके लिए कष्ट भरा गुजर रहा था। एक अनजाना सा डर उसके अंदर था। सास ने सास ने सोनी की चेहरे को देखा तो उसे आराम करने को कहकर खुद बाकी काम निपटाने लगी। दोपहर के 2 बजे थे कि उसका मोबाइल बज उठा। उसका दिल वहम और अंदेशों से घिर गया। हेलो, कौन?
मुश्किल से उसके मुंह से निकला, सोनी हमारी रुचि मर गई। दूसरी तरफ से पिताजी की आवाज़ आई, उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। वो ज़मीन पर बैठती चली गई। नहीं नहीं, मेरी रुचि, मेरी गुड़िया, नहीं नहीं, वो नहीं मर सकती। पिताजी झूठ बोल रहे हैं, वो कैसे मर सकती है? उसके रोने की आवाज़ सुनकर महेश्वरी आंटी भी दौड़ी चली आई। सोनी क्या हुआ है? वो महेश्वरी आंटी के गले लगकर मचल उठी। आंटी, मेरी गुड़िया, मेरी रुचि इस दुनिया में नहीं रही, मैं मर जाऊंगी आंटी। उनसे कहो ना आंटी, ऐसा ना कहें। पिताजी से कहो, एक बार कह दे कि ये झूठ है। वो सदमे से निढाल होकर बेहोश हो गई। होश आया तो फिर से दहाड़े मार मार कर रोने लगी। नहीं, ये झूठ है, मेरी रानी नहीं मर सकती। मगर ये सच था, रुचि मर चुकी थी, उसे कत्ल किया गया था और उसे मारने वाली कोई और नहीं, मेनका थी। लेकिन उसने कबूल नहीं किया था। पूरे गांव में एक कोहराम सा मचा था। उस दिन रुचि को बहुत तेज बुखार था। चिंटू वर्कशॉप पर गया हुआ था। बीमार होने के बाद भी रुचि ने घर के सारे काम किए। वो अभी लेटी ही थी कि मेनका ने उसे दोबारा चाय बनाने को कहा। बीमारी ने 9 साल की रुचि को कमज़ोर कर दिया था। उसने चारपाई से उठना चाहा मगर नीचे गिर गई। हुक्म न मानने पर मेनका की आंखों से में जैसे खून उतर आया था। उसने दरवाजे को कुंडी चढ़ाई, रुचि को घसीटते हुए कमरे में ले गई। भरी दोपहर का समय था, गलियां सुनसान थी। मक्कारी करती है, काम से जान छुड़ाती है, मेरा हुक्म नहीं मानती। देखना, मैं आज तेरा ऐसा हश्र करूंगी कि तू हमेशा याद रखेगी। मेनका ने गुस्से से रुचि को धक्का दिया। रुचि का सर दीवार से लगा। उसी वक्त उसके सर से फुहारे की तरह खून निकलना शुरू हुआ। मेनका पर कोई असर नहीं हुआ। खून निकलती रुचि की परवाह किए बगैर वो उसको और मार रही थी। मुझे मत मारो माँ, मैं नहीं रोऊंगी, मैं तेरी हर बात मानूंगी, भगवान का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। मगर उस जालिम पर उसकी मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ और उसने दरिंदगी दिखाते हुए उसे और मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में रुचि की आत्मा इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। मेनका ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े और रुचि के खून से सने कपड़े उतारे और नए कपड़े पहनाए। ज़मीन पर उसने खून अच्छी तरह से साफ किया और बाहर बरामदे में निकलकर उसने कोहराम मचा दिया। रोने और पीटने लगी, कहने लगी कि रुचि छत से गिरकर मर गई है, लेकिन जुल्म पर भगवान कैसे खामोश रहता। कुछ दिन बाद ही मेनका आग में जलकर मर गई। न जाने आग उसको कैसी लगी थी। वो खाना बना रही थी कि आग भड़क उठी और आग के शोलों ने बुरी तरह मेनका को सर से लेकर पैर तक अपनी लपेट में ले लिया था। जब तक कोई बचाने के लिए आता, मेनका की मौत हो चुकी थी। भगवान ने रुचि का बदला ले लिया था। जिस तकलीफ से मेनका ने रुचि को कत्ल किया था, भगवान ने उसको सीख का निशाना बनाकर इस दुनिया से उठाया था। बेशक भगवान की लाठी भी आवाज़ होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसे लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।